हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त सूरज वर्मा। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल इंग्लिश यूनिवर्स में। दोस्तों और साथियों, मेरे प्यारे बच्चों, आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आपके बीच आया हूं। उम्मीद है कि आज का टॉपिक आपको बहुत पसंद आएगा। उस टॉपिक पे आगे बढ़ने से पहले एक कॉमन सी बात आपसे बोलना चाहूंगा। आपकी बड़ी ख्वाहिश होती होगी कि मैं एक अच्छे तरीके से इंग्लिश बोल सकूं, अच्छी इंग्लिश लिख सकूं, पर आपको प्रॉब्लम कहाँ होती है जानते हैं? जब आप हिंदी के सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी हेल्पिंग वर्ब की प्रॉब्लम आती है, कहीं ना कहीं आपका सब्जेक्ट का प्रॉब्लम आता है। तमाम ऐसी चीजें जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं और आप बेटर तरीके से कर नहीं पाते। मैं हूं आपका दोस्त सूरज वर्मा, हाजिर हूं अपने यूट्यूब चैनल के साथ। ले चलता हूं आपको अपने व्हाइट बोर्ड की ओर और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको पढ़ाता हूं टेंस, और टेंस का पार्ट बताता हूं आपको पास्ट टेंस। टेंस में आपके बात करेंगे हम पास्ट टेंस की। पास्ट टेंस कहते हैं लोग बीता हुआ, जो चीजें बीत गई हैं, जैसे कल जो बीत गया वो हमारा पास्ट था, और यही है हमारा पास्ट टेंस। समय को 3 भागों में बांटा गया है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अभी जो चल रहा प्रेजेंट है, जो बीत गया वो पास्ट है, जो कल आएगा वो हमारा फ्यूचर है, और हम बात करते हैं उस चीज पे जो बीत गई है। और पास्ट टेंस में सबसे पहले हम बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट की। हम बात करेंगे आज पास्ट इंडेफिनिट की। पास्ट इंडेफिनिट टेंस को अगर जाने हम, उसके पहले हम उसकी पहचान जान लें कि हम कैसे पहचानेंगे कि ये पास्ट इंडेफिनिट है। जैसे इनडेफिनिट मतलब अनिश्चित, अनसर्टेन। जैसे मैंने बोल दिया मैंने खाना खाया, ये अनिश्चित है। मैंने पानी पिया, मैंने पढ़ाई की, मैं सोया, मैं बाजार गया। ये जितने भी हैं वाक्य हैं, ये सब हमारे इनडेफिनिट हैं पास्ट के। इसमें आपका आएगा गया, खाया, पिया, मतलब जानिए कि लास्ट में अक्सर या आता है, और यही है उसकी पहचान। इसको हिंदी जो वाक्य है उसके अंत में ये शब्द आते हैं। अगर हम यहाँ पे रूल की बात करें, इसके नियम की बात करें, तो इसमें क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आपको नोट करिए वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज किया जाता है। वर्ब की सेकेंड फॉर्म यानी क्रिया की दूसरी अवस्था प्रयोग की जाती है। जैसे उदाहरण के थ्रू बताऊं, गो, गो का सेकंड फॉर्म क्या होगा, वेंट होगा। स्लीप, स्लीप का पास्ट टेंस क्या होगा, स्लेप्ट होगा। ये चीजें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। ये है आपकी पहचान। रूल यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज की जाएगी कब, जब आपका सेंटेंस पॉजिटिव होगा। जब आपका सेंटेंस पॉजिटिव होगा तो आप वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे। और मेरे दोस्तों, जब आपका सेंटेंस नेगेटिव होगा उस कंडीशन में आप डिड का प्रयोग करेंगे, डिड नॉट, डिड नॉट। और डिड नॉट की कंडीशन में जो हमारा वर्ब होगा उसका फर्स्ट फॉर्म यूज किया जाएगा। ये इसके कुछ रूल्स हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ध्यान दें, इसकी पहचान है गया, खाया, पिया, सोया। नियम क्या है, अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्रिया की दूसरी अवस्था का प्रयोग किया जाता है। जैसे गो, गो का कहेंगे सेकंड फॉर्म वेंट, स्लीप का स्लेप्ट। ये चीजें थोड़ी सी याद करने की होती हैं। और जब हमारा नेगेटिव सेंटेंस होता है तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में डिड नॉट का प्रयोग करते हैं। और जब डिड नॉट का प्रयोग होता है तो क्रिया की पहली अवस्था लगाई जाती है। ये है हमारा पास्ट इंडेफिनिट का प्रेजेंट और पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस। मैं इसको उदाहरण के हिसाब से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। एक आप उदाहरण देखिए, मैं यहाँ पे लिखता हूं, यहाँ पे हो गया सुरेश घर गया, सुरेश घर गया। अब यहाँ पे देखेंगे सुरेश की इंग्लिश हो गई सुरेश, सब्जेक्ट है, इसके बाद वर्ब आएगा। गो का सेकंड फॉर्म क्या होगा, सुरेश वेंट, और घर की अंग्रेजी
होम हो गया, सुरेश वेंट होम। इसी को हम दूसरे तरीके से लिखे हैं, अगर नेगेटिव लगा के, सुरेश घर नहीं गया, सुरेश घर नहीं गया। फिर क्या होगा दोस्तों, सुरेश, आप समझ रहे हैं, सुरेश और नहीं की अंग्रेजी क्या होगी, डिड नॉट, डिड नॉट। और जब डिड नॉट लगता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, सुरेश डिड नॉट गो होम, सुरेश घर नहीं गया। और अगर हम यहाँ पे इसको ये कह दें कि क्या सुरेश घर गया, क्या सुरेश घर गया, आप क्या लिखेंगे। अब मैंने बोला ना कि क्या की अंग्रेजी नहीं लिखी जाएगी, मैंने अपने पहले वाले वीडियो में बताया था जब मैंने आपको प्रेजेंट पढ़ाया था। तो आप यहाँ पे लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब डिड और इसके तुरंत बाद लिखेंगे सब्जेक्ट डिड सुरेश और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो और घर गया का होम और क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। ये हो गया क्या सुरेश घर गया, इसको नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए अब हम एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाते हैं कुछ दूसरे तरीके से, जैसा कि मैं आपको बताता हूं। मैं लिखूंगा मनीष किताब क्यों पढ़ा। मैंने बोला कि किसी भी वाक्य में कब, कहां, क्यों और कैसे अगर आता है तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखी जाती है। कब, कहां, क्यों की अंग्रेजी सबसे पहले लिखी जाती है। तो क्यों की अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे, आप हो जाएगा वाई। यहाँ पे आप रूल लिख लेंगे, मैं बार बार बता रहा हूं कि सबसे पहले वाई यानी WH का वर्ड, ठीक है। उसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या है भाई, हेल्पिंग वर्ब इसकी है डिड, वाई डिड। उसके तुरंत बाद लिखेंगे आप सब्जेक्ट, वाई डिड मनीष किताब पढ़ना, रीड द, वाई डिड मनीष रीड द बुक और लास्ट में लग गया ये क्वेश्चन मार्क। मनीष ने किताब क्यों पढ़ी, वाई डिड मनीष रीड द बुक। इसको और नेगेटिव बनाएं, आप फ्रेश वाक्य लिख लीजिएगा, मनीष ने किताब क्यों नहीं पढ़ी। तो फिर क्या करेंगे, लिखेंगे वाई, उसके तुरंत बाद डिड इस नियम से, वाई डिड, उसके बाद लिखेंगे मनीष और तुरंत नॉट की अंग्रेजी होगी वाई डिड मनीष नॉट। उसके बाद लिखेंगे रीड, फिर लिखेंगे द और फिर लिखेंगे बुक और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। वाई डिड मनीष नॉट रीड द बुक। ये हुआ आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस, आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अब हम आते हैं एक दूसरे टेंस पे जिसका नाम है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब हम इसके पहचान की बात करें, जैसा कि मैंने आपको बताया था दोस्तों कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में मैंने बताया था कि रहा है, रही है, रहे हैं, ये शब्द आते हैं। क्योंकि कॉन्टिन्यूअस आ गया तो रहा तो आएगा ही, कॉन्टिन्यूअस है तो रहा आएगा ही। अब पास्ट कॉन्टिन्यूअस है तो रहा था, रही थी, रहे थे, ये सब आपके आएंगे, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब वो आपकी होती है वाज और वर। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, वाज और वर। जितने भी एक वचन हैं, एक वचन का मतलब क्या होगा भाई, सिंगुलर। जितने भी एक वचन सब्जेक्ट हैं, कर्ता हैं, उनके साथ लगेगा वाज, और जितने आपके प्लूरल सब्जेक्ट हैं उनके साथ लगेगा वर। नोट कर लीजिएगा, हेल्पिंग वर्ब वाज और वर होता है, लेकिन आई के साथ हमेशा वाज लगता है। यह है आपकी हेल्पिंग वर्ब, ठीक। दूसरा नियम क्या है, रूल 2 की वर्ब प्लस आईएनजी, जो मैंने बताया था कि कोई भी कॉन्टिन्यूअस होगा वर्ब में आईएनजी जरूर लगेगा। वर्ब में आईएनजी लगा दिया आपने और वाज और
वर लगा दिया। एनी डाउट? आते हैं सीधे हम सेंटेंस की ओर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपने लिखा कि अतुल घर जा रहा था। ठीक है, इंग्लिश क्या हुई? अतुल सिंगुलर है, इसके साथ लगेगा वाज, इसके बाद मेन वर्ब गो और गो में लगा आईएनजी, गोइंग घर की अंग्रेजी होम। अतुल वाज गोइंग होम। एनी डाउट? आगे बढ़िए। हम अगला लिखते हैं, यहां पे लिखते हैं खिलाड़ी मैदान में नहीं जा रहे थे। खिलाड़ी मैदान में नहीं जा रहे थे। हो जाएगा, क्या होगा भाई? प्लेयर्स होगा ना, होगा द प्लेयर्स। अब क्योंकि ये बहुवचन है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो लगेगा वर, इसके तुरंत बाद लगेगा नॉट। प्लेयर्स वर नॉट, जाना के होगा गो और उसमें लगेगा आईएनजी। प्लेयर्स वर नॉट गोइंग टू द फील्ड। प्लेयर्स वर नॉट गोइंग टू द फील्ड। एनी डाउट? ये हुआ आपका पास्ट इंडेफिनिट। और इसी को हम जब क्या लगा दें कि क्या खिलाड़ी मैदान में जा रहे थे, नहीं हटा दें, आप प्रेस लगा के लिख लीजिएगा, तो होगा वर। समझ में आ रहा है? खिलाड़ी प्लूरल है, इसके साथ वर लगता है। किसी वाक्य में अगर क्या शब्द पहले आता है तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखी जाती है। सबसे पहले जो हमारा सब्जेक्ट है उसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लिखी जाती है। वर द प्लेयर्स गोइंग टू द फील्ड। वर द प्लेयर गोइंग टू द फील्ड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, आप भूलिएगा नहीं। और अगर इसी को नेगेटिव बनाते हैं तो क्या होगा? वर द प्लेयर्स, यहाँ पे नॉट लगाएंगे, नॉट गोइंग टू द फील्ड, क्वेश्चन मार्क। और इसी सेंटेंस को अगर हम वाई से बनाते हैं तो क्या होगा दोस्तों? वाई से बनाएंगे तो क्या होगा? यानी खिलाड़ी मैदान में क्यों नहीं जा रहे थे, तो होगा वाई, वाई के बाद वर, इसके बाद सब्जेक्ट, वाई वर द प्लेयर्स, उसके बाद लिखेंगे नॉट, फिर लिखेंगे गोइंग टू द फील्ड। वाई वर द प्लेयर्स नॉट गोइंग टू द फील्ड। एक बार मैं आपको रिवाइज करता हूँ। खिलाड़ी मैदान में जा रहे थे, द प्लेयर्स वर गोइंग टू द फील्ड। खिलाड़ी मैदान में नहीं जा रहे थे, द प्लेयर्स वर नॉट गोइंग टू द फील्ड। क्या खिलाड़ी मैदान में जा रहे थे? वर द प्लेयर्स गोइंग टू द फील्ड। क्या खिलाड़ी मैदान में नहीं जा रहे थे? वर द प्लेयर्स नॉट गोइंग टू द फील्ड। खिलाड़ी मैदान में क्यों नहीं जा रहे थे? कब, कहाँ, क्यों शब्द अगर बीच में आता है तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखी जाती है। मैंने बताया कि सबसे पहले आपने लिख दिया वाई, उसके तुरंत बाद आपने हेल्पिंग वर्ब लगाया वर, और चूंकि ये प्लूरल था इसलिए आपने वर लगाया, उसके बाद आपने सब्जेक्ट लगाया द प्लेयर, उसके तुरंत बाद आपने लगाया नॉट, और फिर आपने मेन वर्ब में आईएनजी लगा करके ऑब्जेक्ट पूरा कर दिया और आपने लास्ट में लगा दिया क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से ये आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कंप्लीट हुआ। एनी डाउट? फोटो ले लीजिए आप, आगे बढ़िए। अब हम पास्ट कंटिन्यूअस खत्म होने के बाद अब हम आपको बताते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस हम आज आपको एक्सप्रेस करेंगे, आज आपको बताएंगे। पास्ट परफेक्ट, जैसे आपको पहले से ही पता हो कि परफेक्ट मतलब होता है पूरा, यानी काम का पूरा होना पाया जाता है। जैसे मैंने प्रेजेंट एंड परफेक्ट बताया था कि मैं जा चुका हूँ, मैं खा चुका हूँ, मैं सो चुका हूँ, मैं पढ़ चुका हूँ, ऐसे वाक्य आते थे। चुका हूँ वहां पे आया था। यहाँ पे चूंकि पास्ट है तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, मैं पढ़ चुका था, वह जा चुकी थी, वह खा चुकी थी। यानी हिंदी वाक्य के अंत में क्या आएगा बच्चों? चुका था, चुकी थी, चुके थे, ये सब आपके आते हैं।
इसमें अगर हम नियम की बात करें तो नियम मैंने बताया ना कि परफेक्ट है तो वर्ब की क्या है भाई, तीसरी अवस्था। वर्ब की तीसरी अवस्था मीन्स थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तीसरी अवस्था वर्ब की, क्रिया की तीसरी अवस्था यानी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। और उसके साथ आपका हैड आएगा, चाहे वो सिंगुलर हो और चाहे वो प्लूरल सब्जेक्ट हो। सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे वो प्लूरल सब्जेक्ट हो, दोनों के साथ आएगा हैड। क्या आएगा, हैड आएगा। जैसे लिख दें, यहां पे लिख दिया हमने, राहुल घर जा चुका था। ठीक है, हो गया राहुल। जैसे बाकी टेंस में क्या है, सिंगुलर और प्लूरल की बात होती है, यहाँ पे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई सिंगुलर प्लूरल नहीं, सबके साथ आप एक यूज कर सकते हैं हैड का। राहुल, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड, और वो की सेकेंड फॉर्म क्या होगी भाई, गॉन। राहुल हैड गॉन टू हाउस। राहुल हैड गॉन टू हाउस। राहुल घर जा चुका था। अगर इसमें कर दे नहीं, राहुल घर नहीं जा चुका था, तब क्या होगा बच्चों, राहुल और इसके तुरंत बाद लगेगा हैड नॉट। राहुल हैड नॉट गॉन टू हाउस। एनी डाउट? नोट करिए, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्रिया की तीसरी अवस्था हेल्पिंग वर्ब सबके साथ हैड, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो। राहुल हैड गॉन टू हाउस। अब इसमें हम थोड़ा सा चेंज करें, अगर हम निगेटिव इंट्रोगेटिव बनाएं, लिख दें कि क्या अध्यापक बच्चों को पढ़ा चुका था। देखिए भाई, अध्यापक के साथ तो थोड़ा सम्मान देना चाहिए। मैं भी अध्यापक हूँ, पढ़ा चुके थे, तो कहीं आप कंफ्यूज न हो जाएं कि अध्यापक को प्लूरल न समझ लें, इसलिए मैंने लिख दिया क्या अध्यापक बच्चों को पढ़ा चुका था। मैंने बोला कि जब क्या शब्द बीच में आता है कि उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखी जाती है, यानी सबसे पहले लिखेंगे आप हैड, उसके बाद द टीचर, हैड द टीचर, और पढ़ाने के लिए टीच उसका थर्ड फॉर्म टॉट। हैड द टीचर टॉट टू द स्टूडेंट। हैड द टीचर टॉट टू द स्टूडेंट, लास्ट में मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। अब इसी को क्यों से करें कि अध्यापक बच्चों को क्यों पढ़ा चुका था। जब क्यों आएगा तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखी जाएगी। या कब पढ़ा चुका था, लीजिए कब, तो व्हेन लगाइए। व्हेन हैड द टीचर, देखिए व्हेन हो गया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। व्हेन हैड द टीचर टॉट टू द स्टूडेंट्स। व्हेन हैड द टीचर टॉट टू द स्टूडेंट्स। ये आपको समझ में आ गया? ये आपका हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस। मैंने आपको पास्ट इंडेफिनिट बताया, पास्ट कंटिन्यूअस बताया और आपको पास्ट परफेक्ट बताया। आप इसका नोट कर लीजिए। आइए, और अब मैं आपको बताता हूं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, आप इस पे दिमाग लगाइए। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की जहां तक बात है बच्चों, तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में थोड़ा सा आपको देखना होगा, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है, तो रहा तो आएगा, और पास्ट है तो रहा था, रही थी और रहे थे, इतना तो आएगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको याद करनी है कि दुनिया का कोई भी परफेक्ट कंटिन्यूअस, मैं परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात कर रहा हूं, किसी प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर की नहीं। दुनिया के किसी भी परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात की जाए तो उसमें समय जरूर दिया रहेगा, यानी इसमें आपका समय दिया रहेगा, और इसमें आपको सिंस के साथ साथ फॉर का भी यूज करना पड़ेगा। सिंस जो होता है आपके
निश्चित समय के लिए होता है और फॉर्म आपका अनिश्चित समय के लिए होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि गुरुजी ये निश्चित क्या है और अनिश्चित क्या है, हम जानेंगे कैसे। जैसे हम कहते भाई कि 1995 से मैं इंडिया में रह रहा हूं, तो ये हमारा निश्चित हो गया। और हमने कह दिया कि मैं 2 साल से इंडिया में रह रहा हूं, तो ये मेरा अनिश्चित हो गया, पता नहीं कौन सा 2 साल। फिर मैंने कह दिया कि मैं मंडे से यूपी में रह रहा हूं, तो ये भाई निश्चित हो गया। फिर मैंने कह दिया मैं 2 दिन से यूपी में रह रहा हूं, तो ये हमारा अनिश्चित हो गया। साथ ही साथ अगर मैं ये कह दूं कि मैं 2 घंटे से स्कूल में आया हूं, सॉरी मैं 2 बजे से स्कूल में आया हूं, ये निश्चित हो गया। मैं कह दूं मैं 2 घंटे से स्कूल में आया हूं, ये अनिश्चित हो गया, पता नहीं कौन सा 2 घंटा, पर ये 2 बजे तो फिक्स है ना, 24 घंटे में 2 ही बार होता है। तो जितनी भी निश्चित चीजें होती है उसके साथ सिंस लगाते हैं, जितनी अनिश्चित चीजें होती हैं उनके साथ हम फॉर लगाते हैं। यानी मैंने आपको बताया कि दुनिया का कोई भी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा उसमें आपको वर्ब में आईएनजी तो लगाना ही पड़ेगा, उसमें आपको समय दिया रहेगा, सिंस और फॉर का भी यूज करना पड़ेगा। आप उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं एक वाक्य लिखता हूं कि 2 बजे से बरसात हो रही है, बरसात हो रही है। जहां पे कर्ता प्रधान नहीं होता है वहां पे इट का प्रयोग होता है, लिखेंगे इट, ठीक है। ये सब तो मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे हम आपको बताते हैं हेल्पिंग वर्ब के बारे में। हेल्पिंग वर्ब के बारे में आप देखें, ये है आपका पास्ट परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कंटीन्यूअस, और इसके साथ लगती है आपकी हैड बीन और प्लस वर्ब में आपका आईएनजी लगाना पड़ता है, ये आपका नियम है। आप ध्यान दे रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब आपका होगा हैड बीन और वर्ब में आईएनजी लगेगा। लिख देंगे इट और फिर लिख देंगे हैड बीन रेन में आईएनजी लगा देंगे, रेनिंग। अब 2 बजे देखिए भाई एक निश्चित टाइम है, तो लगाएंगे आप सिंस और यहाँ पे लिखेंगे 2 o'clock। इट हैज बीन रेनिंग सिंस 2 o'clock। अगर ये वाक्य ऐसे आ जाए कि 2 घंटे से, ध्यान दीजिएगा, 2 घंटे से बरसात हो रही है, 2 घंटे से बरसात हो रही है दोस्तों, तो बदल जाएगा, 2 घंटा कोई निश्चित नहीं है। तब लिखेंगे इट हैड बीन रेनिंग और सिंस की जगह क्या आ जाएगा भाई बाबू मेरे, फॉर। इट हैड बीन रेनिंग फॉर 2 hours। अब ध्यान दीजिए, अगर आवर्स आएगा, ये आवर्स आएगा तो फॉर लगेगा, ओ क्लॉक आएगा तो वहां पे सिंस लगेगा। 2 घंटे से बरसात हो रही है, इट हैड बीन रेनिंग फॉर 2 hours। 2 बजे से बरसात हो रही है, इट हैड बीन रेनिंग फॉर सिंस 2 hours। आप इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए अब मैं इसी का नेगेटिव बनाता हूं, इसी का नेगेटिव बनाता हूं और लिखता हूं कि 2 घंटे से बरसात नहीं हो रही है, 2 घंटे से बरसात नहीं हो रही है, तो क्या होगा भाई, हैड नॉट बीन हो जाएगा, हैड नॉट बीन। ये नियम है आपका, हैड और बीन के बीच में नॉट हो जाएगा। नेगेटिव सेंटेंस में आपका हैड नॉट बीन होगा। आप लिखेंगे इट हैड नॉट बीन, याद आ रहा है, इट हैड नॉट बीन और वर्ब मेन वर्ब में आईएनजी लगा दिया आपने, इट हैड नॉट बीन रेनिंग सिंस 2 o'clock। इट हैड नॉट बीन रेनिंग सिंस 2 o'clock। और 2 बजे से 2 घंटे से बरसात हो रही है, तो क्या हो जाएगा, इट हैड नॉट बीन रेनिंग, बस वही आपको सिंस की जगह फॉर हो जाएगा, इट हैड नॉट बीन रेनिंग फॉर 2 hours, फॉर 2 hours। एनी डाउट? अब हम ऐसे लिखते हैं कि वाक्य को बदल के इंट्रोगेटिव में अगर हम कर दें, लिख दें कि क्या, ऐसे लिख दें हम, क्या क्या किसान 2 घंटे से हल
जोत रहा है। क्या किसान 2 घंटे से हल जोत रहा था। सॉरी ये सब आप था लिख दीजिएगा, माफी चाहता हूं, था, ओहो, रहा था, पास्ट है ना। क्या किसान 2 घंटे से हल जोत रहा था, लिखेंगे हैड, किसान के लिए हैड द फार्मर। अब इसके तुरंत बाद लगेगा बीन। यहां से आप नियम याद कर लीजिएगा कि हैड नॉट बीन ऐसे होता है, हैड बीन नॉट नहीं होता है, उसके साथ हैड और इसके बीच में लिखते हैं हम सब्जेक्ट और फिर हम लगाते हैं बीन। ये बेसिक नियम है, हैड के बाद सब्जेक्ट फिर बीन। हैड द फार्मर बीन, फिर कितना का प्लॉइंग द फील्ड। तब से भाई 2 घंटे से, फॉर 2 आवर्स, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। समझ में आया? हैड द फार्मर बीन प्लॉइंग द फील्ड फॉर 2 आवर्स। एनी डाउट? कोई डाउट नहीं। आगे देखते हैं, अगर हम इसी को वाई से बना देते हैं तो क्या होगा। वाई से कर देंगे, क्या चिड़िया 2 बजे से गीत गा रही थी। चिड़िया सिंगुलर, प्लूरल के साथ एक ही आता, हैड द बर्ड। इसके तुरंत बाद क्या आएगा भाई, बीन। हैड द बर्ड बीन, फिर सिंगिंग अ सॉन्ग एक में लिखते हैं, वर्ब में आईएनजी हो गया, सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर 2 आवर्स, और यहाँ पे लग गया मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। आपको समझ में आ गया? तो इस तरीके से आप नोट कर लीजिए, पास्ट का ये पूरा टेंस कंप्लीट होता है। मैं एक बार आपको इसे रिवाइज कर देता हूं कि सबसे पहले हम बात करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जिसका हेल्पिंग वर्ब वाज और वर होता है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वाज, प्लूरल के साथ वर लगाते हैं, आई के साथ वाज लगाते हैं, वर्ब में आईएनजी लगाते हैं। ये हो गया पास्ट कंटिन्यूअस। और दूसरा है आपका पास्ट परफेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है। और फिर है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसमें हैड बीन लगाते हैं और वर्ब में आईएनजी लगाते हैं। एनी डाउट? और है पास्ट इंडेफिनिट, जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, डिड लगता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। एक मैं आपको इसी में कंपाउंड करके सेंटेंस बनाता हूं, 2 सेंटेंस को मिला करके। जैसे मेरे घर जाने से पहले वह जा चुका था, ऐसा वाक्य आए। ध्यान दीजिए कि पहले या बाद के हिसाब से 2 वाक्य अगर आपस में जुड़े, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, एनडीए वगैरह में या सीजल वगैरह के एग्जाम में पूछा जाता है कि पहले आए या बाद आए तो उसके अंग्रेजी कैसे लिखते हैं। ध्यान देंगे, यहाँ पे 2 वाक्य आपस में जुड़े हुए हैं, 2 सेंटेंस, मेरे घर जाने और वह जा चुका था। इसका ट्रांसलेशन हमको कैसे करना होगा, ये भी पास्ट परफेक्ट का ही पार्ट है। इसमें सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लिखेंगे जो काम हो चुका होगा। इसमें सबसे पहले काम कौन हो चुका होगा, पूरा कौन हुआ है, जाना तो सबसे पहले आपका हुआ था, लेकिन वह जा चुका था, एक काम परफेक्ट हो चुका है, यानी इसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखी जाएगी। इसको बनाइए, वह जा चुका था, he had gone home, he had gone home, यानी इसको हम बनाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में, और ये जो है ये बनेगा हमारा पास्ट इंडिफिनिट में। ये नोट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, ये पास्ट परफेक्ट में होता है, पास्ट इंडिफिनिट। पास्ट परफेक्ट यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, और इसमें क्या होगा, वर्ब का सेकेंड फॉर्म होगा। he had gone home before I reached home, before I reached home, नहीं, मेरे घर जाने से पहले ना, हाँ, he had gone home before I reached home। या आप चाहें तो यहाँ पे होम शब्द को हटा करके रीच भी कंप्लीट कर देंगे तो सेंस समझ में आ जाएगा कि वो घर जा चुका था, या सीधे आप मेरे जाने से पहले वह जा चुका था, ऐसे भी कर सकते हैं। जैसे हम लिखते हैं, अक्सर पूछा जाता है डॉक्टर के आने से पहले
डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। ये अक्सर लोग पूछते हैं आपसे। तो सबसे पहले लिखा जाएगा मरीज मर चुका था कि विधि क्या होगी भाई, द पेशेंट, PATIENT, द पेशेंट हैड डाइड, डाई का थर्ड फॉर्म, द पेशेंट हैड डाइड। और पहले की विधि बिफोर, डॉक्टर के आने से पहले बिफोर डॉक्टर, और कम की सेकेंड फॉर्म केम। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर डॉक्टर केम, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। दोस्तों साथियों मेरे प्यारे बच्चों, इस तरीके से पास्ट टेंस के चारों हिस्से खत्म होते हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैंने आपको चारों पार्ट बताया, उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। आपकी कोई क्वेरीज हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छा लगा तो लाइक करें और लोगों के बीच इसको शेयर जरूर करें। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर जय हिंद।